हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में सीजीएल एग्जाम 2023 टीयर 1 के 24 जुलाई के शिफ्ट नंबर 1 का हम लोग मैथ सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेट नंबर आई थिंक 25 होगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा 39 शिफ्ट में हुआ था पेपर आपका सीजीएल टीयर 1 का। तो ये हमारा सेट नंबर 25 है। हम लोग पूरा का पूरा खत्म करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं मैथ्स क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये आपका जीके खत्म हो रहा है और यहाँ से आपका मैथ शुरुआत हो रहा है। तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक चोर जो है एक पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी से देखता है। ठीक है, इस तरह का सवाल हमेशा पूछा गया शिफ्ट में। तो आप देखेंगे यहाँ पे चोर खड़ा है और यहाँ पुलिस है, उन दोनों के बीच में 500 मीटर की दूरी है। ठीक है, चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 17 किलोमीटर पर आवर 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हैं। इसकी स्पीड कितना है? 17 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे कह रहा है कि 8 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, आप डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा। तो ये बताओ, 500 मीटर पहले था। ठीक है, अच्छा एक मिनट, अगर ऐसे ना निकालोगे तो कुछ और भी तरीके हैं। क्या कर सकते हैं बताओ। इनका स्पीड कितना है? इनका स्पीड हो जाएगा रिलेटिव स्पीड ना 3 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कह रहा है आपसे कि 8 मिनट, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 8 मिनट बटा 60 इतना आवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आवर से आवर कट जाएगा और ये 3 से कट जाएगा 20 बार में। मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर ये 2 है और ये हमारा 5 हो जाएगा तो 2/5 किलोमीटर, इसी को हम बोल सकते हैं 400 मीटर। ये डिस्टेंस आपका कवर हो चुका है 8 मिनट के अंदर। 8 मिनट के अंदर पुलिस जो है ना वो चोर के प्रति 400 मीटर आगे की तरफ जा चुका है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि अभी भी 100 मीटर का डिस्टेंस क्या है, कवर करना बाकी है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि उनके बीच की दूरी कितनी है, अभी भी 100 मीटर बाकी है। बढ़िया सवाल, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये आपका बोर्ड मास का सवाल दे रखा है कि इसमें m की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये करते हैं, अगर 8 से डिवाइड किया हमने तो कितना हो जाएगा 90, प्लस अगर यहाँ हम डिवाइड करते हैं 15 से तो 15 छक्के 90 और 15 एकम 15 माइनस m लिखा हुआ यहाँ पे, प्लस करेंगे तो आ जाएगा 160। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए। अगर यहाँ मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें तो इस पूरे वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो जरा। 1104 डिवाइड 16 इंटू है 111 और नीचे है 37। तो आप अगर देखेंगे तो ये वैल्यू इससे कट रहा है 5 बार में, सॉरी ये आपका कट रहा है 3 बार में, और ये 16 से कितने बार में कट रहा है वो देखो जरा। 4 से कट रहा है, पहले 4 से काट लेते हैं। 4 से 4 बार में, 4 गुना 8 30, 4 सत्ते 28, फिर 2 4 4 छक 24, फिर 4 चेक करो जरा। तो 4 छक 24 और फिर 3 6 यानी कि 4 9 36। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 70 की 21 में 3 कम कर दो यानी कि 207 इसका वैल्यू आने वाला है। अब जरा मुझे बताओ, अब जरा मुझे बताओ कि इनका सम कितना हो जाएगा, इसका इसका और इसका। तो 9 6 15 151 और 160 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 311। क्या मैं सही कर रहा हूँ? ठीक है, इसको ले आओ इधर, तो ये हो जाएगा -207 इज इक्वल टू m, यानी m की वैल्यू आ चुकी है 104। तो आसान सवाल ये भी आप कहेंगे, उतना मुश्किल सवाल नहीं था, सिंपल बोर्ड मास में m को घुसा दिया है। आपसे पूछ रहा है कि m की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कहते हैं कि p जो है कार्य को पूरा करने में q से 2 गुना या r से 3 गुना अधिक समय लेता है। अगर मैं ये कहूं कि देखो जरा पी क्यू आर अगर मैं कहूं, टाइम की रेशियो दे रखी है कि आपने बोला कि P को कार्य पूरा करने में Q से दुगना और R से 3 गुना। तो अगर मैं R को 2 मानूं तो R से 3 गुना यानी कि 6 और 2 होगा। ठीक है, और Q से दुगना यानी इसकी वैल्यू 3 रही होगी, तब तो ये 3 का दुगना हुआ और ये 2 का 3 गुना हुआ। क्लियर है? तुम्हारा टाइम का रेशियो हो गया। यदि वे एक साथ कार्य करें तो कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो क्यू को, ये क्यू लिखा हुआ है, क्यू को अकेले वह कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो अगर टाइम का रेशियो ये है तो आप एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो 6 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6, तो डिवाइड कर दो 1 2
और ये 3, बोल सकते हैं एफिशिएंसी। यदि वे एक साथ काम करें तो एक कार्य 2 दिन के अंदर पूरा हो सकता है। तो एफिशिएंसी देखो 2 और 1 3 और 3 6, 6 गुना 2 यानी कि 12, मतलब मैं कह सकता हूँ टोटल काम कितना हो जाएगा 12, और 12 को आपसे कह रहा है कि क्यों अकेला अगर काम करे 2 से तो कितना वक्त लगेगा, 6 दिन। ठीक है, ट्रिकी सवाल था, बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन बढ़िया सवाल था। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जनवरी 2022 में कृति ने ईएमआई का भुगतान किया जो उसके मासिक वेतन का 22% था। ठीक है, उसने शेष वेतन को किराने का सामान और कपड़ों की खरीदारी पर 7:5 पे खर्च किया है। आप देखेंगे जो किराना का सामान है और अगर मैं कपड़ा की बात करूं तो इन दोनों पर 7:5 पे स्पेंड किया गया, एक्सपेंडिचर इस पे हो रहा है। और ये एक्सपेंडिचर है कितना, तो आप बोलेंगे 22% खर्च करने के बाद 78% टोटल इनकम का। ठीक है, उसने कपड़ों की खरीदारी पर 18,200 रुपये खर्च किए। तो अगर मैं ये बोलूं कि 78% को अगर मैं टोटल 7 5 12 से डिवाइड करता हूं तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, ये जो परसेंटेज वैल्यू है ये तुम्हारा खर्च किया गया कपड़े पे और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 18,200 रुपया। तो आपसे निकालना है कि फरवरी 2022 में उसके वेतन में 16% की वृद्धि हुई तो फरवरी में उसका वेतन निकालना। तो मतलब सिंपलेस्ट आपसे ये कह रहा है कि 100% नहीं बल्कि 116% की वैल्यू क्या होगी, आपसे ये पूछ रहा है। इसकी वैल्यू क्या होगी आपसे ये पूछ रहा है, ये बढ़िया सवाल है। तो आप जरा देखो, अगर मैं काटू इसको तो 4 से कटेगा क्या, 4 से नहीं कटेगा, 2 से काट लो, 6 बार में 2 से काट लो 39। अच्छा, और 6 से कट जाएगा ना, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 13 बार में। 13 से अगर आप ये काटोगे 13 एकम 13, 5 2 13 चौका 5200, यानी कि मैं कह सकता हूँ अगर आप 5 से काटोगे तो 5 हो जाएगा कितना, 5 दूना 10 80। ठीक है, यानी 1% की वैल्यू आ चुकी है 280 गुणा 2 यानी कि 56 और 0, 1% का वैल्यू हो गया 560 रुपीज। तो आपको निकालना है 116% की वैल्यू, यानी 116 गुना 560 इज द रिक्वायर्ड आंसर। हो पाएगा ना, तो एक जीरो लिख दो, 56 गुना 6 करो, 56 गुना 6 करो, या फिर मैं कह सकता हूँ कि 116 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 696 आएगा, लास्ट में 9 बचेगा कैरी। 116 गुना 5 यानी कि 580 और 9 कितना हो जाएगा, 589। 589 कहाँ मिस्टेक किया मैंने बताओ, कहाँ मिस्टेक कर दिया मैंने, कुछ तो मिस्टेक किया, बिल्कुल कुछ तो मिस्टेक किया। 1 मिनट में फिर चेक कर लेता हूँ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो आप बोलेंगे एक जीरो तो यहाँ पे आएगा जीरो, 116 को जब मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 696। अच्छा हाँ, अगर तुम 6 लिखोगे तो कैरी 69 होगा ना कि 9 होगा। ओके, और ये 580 में अगर आप जोड़ोगे तो बताओ कितना होगा, ये लास्ट में 9, 8 6 14, हाथ में रहा 1 और ये 6 यानी कि 649, 64,960 रुपीज इस सवाल का आंसर है। तो ये एक बढ़िया सवाल आप कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अगर 2 कॉट थीटा के वैल्यू 3 है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2, 3/2। ठीक है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे टेन है, अगर सिर्फ साइन और कॉस होता तो फिर निकालना आसान हो जाता, लेकिन टेन भी है और कॉस भी है। तो हम एक काम करते हैं इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि निकालना मुश्किल है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये बी और ये तुम्हारा पी है, तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 का स्क्वायर 9 और 4 13 यानी कि √13, मैं कह सकता हूँ √13 हो जाएगा। ठीक है, तो √13 और साइन थीटा का मतलब होता है पी अपॉन एच, पी की वैल्यू है 2/√13। ठीक है, माइनस 3 इंटू टेन थीटा पी अपॉन बी यानी कि 2/3, बाई मैं कह सकता हूँ कि 3 इंटू टेन की वैल्यू हो जाएगी 2/3 प्लस √13 इंटू बी अपॉन एच यानी कि 3/√13। काट लो, वही तुम्हारा आंसर होगा, √13 खत्म हो जाएगा। पहले मुझे ये दिख रहा है, 3 से 3 कटेगा, फिर ये 3 से 3 कटेगा। अच्छा, 2 माइनस 2 यानी कि पहले ही जीरो हो गए, तो नीचे कुछ भी रहे आंसर तो जीरो ही आने वाला है। ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इसका मान क्या होगा, तो ये आपका एक अलजेब्रा का सवाल आ गया। ठीक है, आपने देखा कि जो ऑप्शन है वो सारे के सारे कांस्टेंट वैल्यू है, तो कुछ भी नहीं करिए,
एक ही इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है पी क्यू आर, तो आप अपने हिसाब से पी क्यू आर की अलग अलग वैल्यू पुटिंग कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि पी क्यू आर में पी की वैल्यू 1 रख दूं क्या, या फिर हम एक काम करते हैं, थोड़ा चेक कर लेते हैं कि अगर पी का वैल्यू मैं 0 रखूं तो क्या होगा। अगर पी का वैल्यू 0 रख दिया हमने तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और कहीं है क्या, पी इधर नहीं है, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया। और जरा सॉल्व करते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि माइनस में क्या बचने वाला है, ये माइनस बचने वाला है क्यू माइनस आर का स्क्वायर अपॉन ये बनेगा आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस, और ये माइनस आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई बाई ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, फिर आप देखो प्लस ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस तो बाहर रखा हुआ है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर, और माइनस 0 कोई वैल्यू तो है नहीं क्योंकि उसको हमने 0 पटक दिया था। अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सिंपल तो हुआ इससे, तो p को हमने 0 रख दिया था, अब क्या हम किसी और को भी 0 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, सब प्लस माइनस में। तो हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम q को भी 0 पटक दें, क्यों ना हम q को भी 0 रखना चाहते हैं, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो अब बताओ आर स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखो ये बनेगा फिर से माइनस आर स्क्वायर कट के तो 1 हो जाएगा, यानी प्लस 1 कह सकते हैं। ठीक है, फिर देखो प्लस, फिर यहाँ क्या बचेगा, फिर यहाँ बचेगा आर स्क्वायर अपॉन, फिर यहाँ नीचे बचेगा आर स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये आर स्क्वायर कटेगा तो -1 बनेगा, फिर ये आर स्क्वायर कटेगा तो 1 बनेगा, मतलब -1 प्लस 1 प्लस 1, प्लस माइनस कट जाएगा, 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से आप इस तरह के सवाल को बिना किसी अलजेब्राइक फंक्शन का यूज किए इसका सॉल्व कर सकते हैं। छोटा करते जाएंगे, तीनों वैल्यू को एक साथ रखने से बढ़िया है कि आप p को अलग रख लो, थोड़ा वैल्यू छोटा हो जाएगा, फिर आप q को रख लो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर ऐसा होता कि हम q को 0 रखने से इस नीचे का वैल्यू 0 होता, अगर हर यानी कि डिनोमिनेटर का वैल्यू अगर 0 होता तो हम उस वैल्यू को 0 नहीं रख पाते। इसका ये मतलब हुआ कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सिचुएशन के अनुसार आप क्या करेंगे, पी क्यू आर का अलग अलग वैल्यू को रख के आप देख सकते हैं कि वैल्यू कहाँ 0 हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है 7 कि डीई एक वृत्त की जीवा है। आप एक वृत्त बनाते हैं, तो आपसे बोला कि डीई जो है ना, डीई ये आपका डीई है जो कि एक वृत्त का जीवा है, और के डीई वृत्त का छेदक सेकेंड है। तो के डीई मतलब के यहाँ पे पहले होने वाला है। ठीक है, तो इसको बना दिया हमने के यहाँ पे हो गया, के डीई एक सेकेंड हो गया। ठीक है, यदि के डी की वैल्यू 9 सेंटीमीटर, के डी कितना है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, डीई की वैल्यू है 7, और के एच जो है बिंदु एच पर एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, हमने यहाँ पे एच बना दिया, तो इस के एच की लंबाई क्या होगी, बिल्कुल ये एक्स होता है। अगर हमने इसको एक्स मान लिया तो आपको पता फॉर्मूला क्या होता है, ये एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू इस के पॉइंट से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी 9, और इसी के पॉइंट से यहाँ तक की दूरी 16। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका रूट 3, इसका रूट 4, यानी कि वैल्यू आ जाएगा 12। इस सवाल का आंसर, आसान सवाल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। व्यंजक का मान बताइए क्या हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या कि 4 की पावर a प्लस 4 है, और ये 4 की पावर a प्लस 2 है, मतलब ये 2 पावर ज्यादा है ये वाला। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 4 की पावर a प्लस 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 4 का पावर 2 बचेगा ना, 4 का पावर 2 बचेगा और -2, यानी कि 4 का पावर तो 16 माइनस 5 इज इक्वल टू बनेगा 11। इसमें बोल सकता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटू 11। ठीक है, उम्मीद करते मैं सही कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ मैं 4 की पावर a में कॉमन निकालूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, 15 माइनस 4 यानी कि 11। फिर से यहाँ पे क्या बचेगा भाई, फिर से यहाँ बचेगा आपका 11। अब बताओ 11 से 11 कट जाएगा, और 4 की पावर a प्लस 2 और 4 की पावर a अगर डिवाइड करेंगे तो पावर
माइनस होता है तो ए से ए कट जाएगा, 4 की पावर 2 इस सवाल का आंसर, यानी कि 16 इस सवाल का आंसर है। अलजेब्रा का बढ़िया इस्तेमाल किया गया है, अच्छा सवाल था। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। आपसे पूछा कि सर्वसमीका का यूज कीजिए और 10 15 का डेसिमल के 3 स्थान तक सही मान ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है, मुश्किल नहीं, कैलकुलेशन होने वाला है। आप देखो, ये अगर फॉर्मूला दे रखा है, आपसे पूछ दिया tan 30 और आपको यूज करवा रहा है tan 2 अल्फा, मतलब मैं कह सकता हूँ अगर मैं tan 30 यूज करूं तो आप क्या बोल सकते हैं 2 इंटू tan 15, क्योंकि अल्फा 2 अल्फा से अल्फा हो रहा है, मतलब 30 का आधा 15 हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर 15। ठीक है, अब बार बार tan 15 क्यों लिखना है, हम एक काम करते हैं, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू आपको मालूम है कि ये होता है 1/√3, और √3 का वैल्यू आपसे कह रहा है कि 1.732 ले लो। ठीक है, आप देखो यहाँ पे बोल सकते हैं 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखिए, अब जरा देखिए, अच्छा थोड़ा वेट कर ले क्या, थोड़ा वेट कर ले क्या, क्या इसको हम √3 में ही छोड़ दे क्या, क्योंकि हर बार लिखना पड़ेगा मुझे 1.732। ठीक है, आप कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आप देखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3 इंटू एक्स, यानी अगर एक्स स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका बन चुका है क्वाड्रेटिक, ये आपका बन चुका है क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो आपको निकालना है इसका, आपको निकालना है क्या, इसका वैल्यू कि x की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमने x किसको माना था, tan 15 डिग्री को, वही आपसे निकालने के लिए कह रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, क्या x का वैल्यू पटक दें, x का वैल्यू निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, दो दूना 4 तियां 12, माइनस 4 इंटू ए सी, तो 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 बाई 2 इंटू ए, यानी कि 2। क्लियर है, फॉर्मूला लगा दिया हमने। ये बन जाएगा -2√3 प्लस माइनस, ये देखो ये 12 और ये -4 इंटू -1 कितना +4, तो 16 का अंडर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 4/2। आप मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल के काट दूं तो ये 2 कट जाएगा और यहाँ पे 2 बचेगा। एक बार आएगा -√3 प्लस -2, तो एक बार आप कह सकते हैं कि एक बार +2 एंड अगली बार मैं कह सकता हूँ कि एंड -√3 -2। अब मुझे एक बात बताओ कि आपसे क्या कह रहा है कि अगर tan 15 है, आप मुझे बताओ यहाँ पे 2 वैल्यू आ रहे हैं, तो किसी एक को ही चूज करना है। ये बढ़िया सवाल है, आप देखेंगे तो बढ़िया सवाल है। तो आपको पता है कि tan 15 डिग्री, तो 15 डिग्री का मतलब होता है कि किसी क्वाड्रेंट में अगर बात करूं तो 15 डिग्री यही होगा, थोड़ा सा नाम मात्र यही होगा ना। और ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल tan का रेशियो क्या होता है, पॉजिटिव। यानी ये जो वैल्यू आ रही है, ये दोनों वैल्यू माइनस बन के ये माइनस वैल्यू देगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो इसको हम लेंगे ही नहीं। हमारा आंसर ये वाला है। ठीक है, तो आओ जरा सॉल्व कर लेते हैं। हमने बोला -1.732 और +2, तो अगर आप काटेंगे तो माइनस घट जाएगा, तो कितना बनेगा 0.268 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बढ़िया सवाल और बढ़िया अप्रोच। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। इस व्यंजक का मान ज्ञात करिए। आपसे पूछ रहा है कि व्यंजक का मान कितना होगा। ठीक है, व्यंजक का मान कितना होगा, तो आओ जरा चेक करें। बिल्कुल ठीक है, अगर मैं कहूँ 2 प्लस, अगर मैं कहूँ 2 प्लस, इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं sin 49। ठीक है, और इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं cos 49। तो आप क्या देखेंगे कि ये वाला पूरा वैल्यू और ये वाला पूरा वैल्यू तो सेम ही है, तो क्यों ना काट के हटाएं, चूंकि बीच में क्या है माइनस। तो मैं कह सकता हूँ 2 + 0 इज इक्वल टू 2, इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। अंकिता अपने घड़ी को 5% हानि पर सेल करती है। यदि वह इसे 300 रुपये अधिक में बेचती तो उसे 5% का लाभ होता। आपने बोला कि उसने 5% के हानि पे सेल किया है और फिर बाद में उसका मन चेंज होता है, 5% प्लस में सेल करती है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 300 रुपीज का डिफरेंस है। मतलब मैं कह सकता हूँ 300 रुपया 10% के बराबर है। तो विक्रय मूल्य निकालिए, विक्रय मूल्य निकालिए। अगर मैं क्रय मूल्य की बात करूं तो 100% की वैल्यू इसका 10 गुना यानी कि 3000 रुपया होगा। लेकिन पहली बार आपने बोला है कि 5% डिस्काउंट दिया था, यानी 3000 रुपया का 5% कितना होता है 150 रुपया, यानी कि एसपी कितना रहा होगा
3000 में से आप 150 कम करेंगे यानी कि 2850 रुपए इसका पहला विक्रय मूल्य रहा होगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आसान सवाल था। 12 नंबर चलते हैं कि 1 मीटर लंबा पाइप बनाया गया है, ठीक है, ओके, हाँ, 1 मीटर लंबा पाइप बनाया गया है जिसका आंतरिक व्यास बाहरी त्रिज्या के बराबर है। अच्छा, ये बढ़िया सवाल है, ये लैंग्वेज समझिएगा। आंतरिक व्यास बाहरी त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। अगर मैं एक पाइप का निर्माण करूं ऐसे लंबा सा, समझने के लिए थोड़ा सा, तो आप देख सकते हैं ये पाइप है, तो पाइप के अंदर पानी होगा, लेकिन कुछ मोटाई पाइप की भी तो होगी। इस तरीके से आप मुझे बताओ, इस तरीके से बाहरी पाइप थोड़ा मोटा होगा, ठीक है। तो आप मैं कह सकता हूं कि अगर आंतरिक व्यास यानी कि यहां से यहां तक की लंबाई, अगर इसको मैं सेंटर मान लूं, तो अगर ये वाला आर है तो ये वाला भी आर होगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आंतरिक व्यास है यानी कि 2r, ये बाहरी त्रिज्या के बराबर है। तो बाहरी त्रिज्या कहां से कहां तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो बाहरी त्रिज्या को हम कैपिटल आर मान लेते हैं, तो 2r कैपिटल आर के बराबर है, यानी स्मॉल आर जो है वो r/2 है। या फिर मैं कह सकता हूं कि जो स्मॉल आर का दुगुना ये कैपिटल आर है, ये 2r के बराबर है। यही समझना है, इस लाइन का मतलब यही हुआ कि बाहरी त्रिज्या आंतरिक त्रिज्या का दुगुना है। क्लियर है, यही आपको समझना था और यही हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है। तो आप देख सकते हैं मैं सिंपली क्या लिखता हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं मैं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर यहाँ से इस पॉइंट की दूरी स्मॉल आर है, तो इसी पॉइंट से ये जो बाहर की दूरी है ना, बाहर की, वो 2r के बराबर है, ठीक है। तो पाइप को बनाने के लिए कितनी सामग्री आवश्यकता होगी, तो बनाने के लिए क्या हो जाएगा, पाई इंटू 2r का स्क्वायर इंटू एच माइनस पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। समझ गए होंगे। बड़ा वाला आयतन में से छोटा वाला वॉल्यूम मतलब आयतन कम कर देंगे तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, यानी कि पाई एच कॉमन निकाल लो और 4r² माइनस आर स्क्वायर यानी कि 3r²। अगर आपने इसका आंसर निकाल दिया, ये आपका आंसर आने वाला है। इसके लिए रिक्वायर्ड क्या पड़ेगा आपको, आर की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे एच दे रखा है। एच कितना है, 1 मीटर लंबा, यानी एच की वैल्यू 1 है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 3πr² जो वैल्यू होगा वही आपके रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, और जरा सॉल्व कर लेते हैं क्या दे रखा है। और यदि यह 88.7 घन मीटर पानी को धारित करता है, मतलब इसके अंदर जो पानी है ना, अंदर जो पानी है अंदर, वो इतना घन मीटर दे रखा है, ठीक है। तो अंदर पानी किसके हिसाब से होगा, कौन सा रेडियस के हिसाब से, अंदर वाले रेडियस के हिसाब से होगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि πr² इज इक्वल टू 88/7 मीटर क्यूब। आओ जरा सॉल्व कर लो। तो पाई के बदले हम लिख सकते हैं 22/7 और एच के बदले हम लिख सकते हैं कितना, 1। इसको लिख सकते हैं 22/7। अब बताओ ये 22 से कट जाएगा 4 बार में और ये 7 से 7 बार में, आर की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब आर की वैल्यू यहाँ पे रख दो, आर की वैल्यू यहाँ पे रख दो, 3 इंटू 22/7, आर की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, मतलब 22×44, या फिर गुणा कर लो ना। क्या मैं सही कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। तो 22×3 = 66 और 4 से मल्टीप्लाई, 6×4 = 24 और 6×4 = 24 यानी कि 264, आई थिंक आई एम राइट, बटा 7 ये वैल्यू आने वाली है। तो 7×3 = 21, 5×4 7×7 = 49, 7×7 = 49 मीटर क्यूब। ये तुम्हारा रिक्वायर्ड क्या है, कितनी सामग्री, इतना मीटर क्यूब सामग्री लगेगा तो इस तरह का पाइप आप निर्माण कर सकते हैं। ये एक बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल, आप इसको मान सकते हैं क्योंकि इसमें एक ही वॉल्यूम को 2 तरीके से आपने इस्तेमाल करा गया है। तो ये बढ़िया सवाल है मेरे हिसाब से, बाकी आप खुद देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में फिर से दोबारा आता है तो कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। ठीक है, तो ये सीरीज हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। बाकी आप बताइए आगे हम कौन से सीरीज को चलाएं, कौन सा प्रीवियस ईयर सोल्यूशन आपके सामने रखें। ठीक है, किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई अगर 12 सेंटीमीटर है, उसकी परित्रिज्या, आप मुझे बताओ प्रत्येक भुजा की लंबाई अगर 12 है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि वो ट्रायंगल कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का जो परित्रिज्या होती है कैपिटल आर, वो a/√3 होता है। बोलिए कि नहीं होता है, तो 4√3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 4√3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने आया।
एक बार ग्राफ में विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या को दिखाया गया है। ठीक है, आगे सवाल क्या पूछता है बताओ। किसी भी दो कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम अंतर, ये अंतर लिखा हुआ है कक्षा 7 में, ये लिखा हुआ है अंतर, ये लिखा हुआ है कक्षा, थोड़ा मिक्स हो गया है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है कि किसी भी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या में जो अधिकतम अंतर है, मैक्सिमम डिफरेंस, ये समझना बहुत जरूरी है। तो मैक्सिमम डिफरेंस कैसे निकाल पाएंगे? जो सबसे छोटी वैल्यू होगी और जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसके बीच का जो अंतर होगा वो मैक्सिमम डिफरेंस होगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि मैक्सिमम डिफरेंस है कितना, तो 4 2 6 24 का मैक्सिमम डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस है वो कक्षा 7 में विद्यार्थियों की संख्या का कितने प्रतिशत है? कक्षा 7 किधर है? ये वाला 68, यानी कि 24 पूछ रहा है आपका 68 का कितना परसेंट है। ठीक है, आओ जरा सॉल्व कर लेते हैं। 17 चौका 68, ये 25 बार में 25 गुना 24 कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 600 बटा 17। आओ जरा सॉल्व करें, आओ जरा सॉल्व करें। 17 तिया 51, 90, 17 पच्चीस 85, 50, यानी 35.3 से थोड़ा सा कम, यानी 35.29 आपके ऑप्शन देखा हमने और हमने इसको फटाफट कर दिया, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। 35.29 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15। एक वृत्त के केंद्र से 21 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 40 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची जाती है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? ये बढ़िया सवाल नहीं है क्योंकि इस तरह के सवाल बहुत बार पूछे गए हैं। जीवा की लंबाई 40, तो अगर हम सेंटर से करें इसकी दूरी तो ये 20 होगी, क्योंकि 40 का आधा होगा। अब चूंकि यहाँ से डिस्टेंस कितना दे रखा है 21, तो रेडियस के लिए ये लगा लो पाइथागोरस। तो आपको पता होगा ट्रिपलेट क्या होता है, 21, 20, 21 और 29 होता है ट्रिपलेट। यानी कि अगर 20, ये 21 और ये 20, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 29 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर। बाकी अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो पाइथागोरस यूज करके इसका आंसर निकाल लीजिए। आगे बढ़ते हैं। एक स्कूल जो है भ्रमण के दौरान जूनियर स्कूल के प्रत्येक छात्र से कितना है भाई, कितना लिखा हुआ है? ये थोड़ा ओवरलैप हो गया है, 1 मिनट रुकिएगा, मैं जरा मोबाइल में चेक कर लेता हूँ। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 और ये है कौन सा? शिफ्ट 24 का शिफ्ट 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलो। ठीक है, थोड़ा ओवरलैप हो गया। हाँ, तो आपसे कह रहा है कि जूनियर स्कूल के प्रत्येक छात्र से 325 रुपया, ये 325 रुपया लिखा हुआ है। ठीक है, और सीनियर स्कूल के प्रत्येक छात्र से 400 रुपया लिया जाता है, ये भी ठीक है। अगर जूनियर स्कूल के 80 छात्र थे, ये 80 लिखा हुआ है, तो प्रति छात्र संयुक्त जो एवरेज है वो 352 है। तो सीनियर स्कूल के कितने छात्र भ्रमण के लिए गए थे आपसे पूछ रहा है। नंबर ऑफ सीनियर स्टूडेंट्स क्या होगा? तो आप मुझे बताओ, ये जूनियर है और ये तुम्हारा सीनियर है। तो जूनियर छात्र अगर 80 थे, इनसे लेते हैं आप 325 रुपए, ये एवरेज का सवाल है, ये आपको नहीं पता। और लेकिन इनसे आपको कितना लेना है आपको पता है, 400 रुपए। सबका समेसन कितना है आप बताएंगे, 80 प्लस एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 352। ठीक है, आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 352। ठीक है, तो आप यहाँ पे एवरेज निकाल दीजिए, एवरेज निकाल दीजिए। अगर मैं कहूँ 325 गुना 80, आप देखो 325 गुना 80 प्लस 400x प्लस 400x इज इक्वल टू 80 प्लस x इंटू 352 इंटू 352। सही है, आओ जरा सॉल्व करें। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 352x, तो इधर आएगा तो कितना बन जाएगा? 48x, जो कि कम हो जाएगा। ठीक है, इधर है 80 गुना 352 और ये है 80 गुना 325, तो माइनस करेंगे तो 80 गुना 352 और 25 का अंतर कितना होता है? 27, इतना हो जाएगा। बढ़िया, आप बताओ काटो जरा, 8 गुना 10 या फिर 16 बचे 80, 16 तिया 48, 3 9 27, यानी कि x की वैल्यू आ गई 45। और x है क्या? तो आपने माना था सीनियर स्टूडेंट्स के विद्यार्थियों की संख्या, यानी x की वैल्यू आ गई 45। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। हल कीजिए सवाल। तो ये हो जाएगा 10 में से 4 गया 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। इसकी वैल्यू आ गई 9।
अगर हम 9 कम करेंगे 6 में से तो बनेगा -3, तो माइनस गुना माइनस प्लस यानी कि 9 3 12। इस पूरे की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितनी आ गई 12, मतलब 22 माइनस 12 भाग 2 गुणा 3। अब इस 2 को नीचे लाएंगे तो 2 से कट जाएगा 6 बार में, और 6 3 18 कम करेंगे 22 में से यानी कि 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। एक निश्चित आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 3:2। यदि उसका एरिया 150 है तो इस तरह के सवाल के लिए हम क्या करते हैं, 3x और 2x मान लेते हैं। तो एरिया निकालने के लिए L इंटू बी यानी 3 दूना 6, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी 150 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। आप सॉल्व कर लो। तो आयत का परिमाप निकालना है तो 2 इंटू एल प्लस बी। एल कितना हो जाएगा बताओ, 2 इंटू एल और बी 3 2 5, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, 25 गुना 2 यानी कि 50 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 19। ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इसका फॉर्मूला इस वाले केस में कैसे निकालते हैं, तो आप बोलेंगे 1/2 इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला जो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो आप मुझे बताओ 1/2, ए और बी का डिफरेंस कितना 1, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, प्लस बी और सी का डिफरेंस कितना 1 यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा, उसमें 2 का डिफरेंस 2 का स्क्वायर 4। तो आप बोलेंगे 6/2 यानी कि 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगर आपने इसका फॉर्मूला याद कर रखा है इस वाले केस में तो फटाफट इसका आंसर आप निकाल पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। पीक्यूआर के बारे में कह रहा है कि पीक्यूआर जो है किसी कार्य को 10 दिन 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तुम्हारा टाइम दे रखा है। तो आपसे पूछा कि एक साथ काम करते हो तो कितना दिन लगेगा, तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे अगर एलसीएम 60 है तो इफिशियंसी 6 4 और 3। एक साथ काम किया मतलब 4 3 7 और 6 13, यानी कि 13 चौका 52, 8 रिमेनिंग है आउट ऑफ 13। इतना डेज लगने वाला है इस काम को पूरा होने में। आसान सवाल अब आने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी अगर सीपीयू उसका 100 है तो उसने 20% एक्स्ट्रा यानी कि 120 क्या किया है, मार्क कर दिया है। अब वो 15% का डिस्काउंट देता है, तो बताओ उसका लाभ परसेंट कितना है। 15% का मतलब 12 और 6 और यानी कि 18 डिस्काउंट दिया इस वाले केस में, यानी कि एसपी कितना हो गया 102। 100 की वस्तु को सेल किया 102 में, यानी कि 2% का उसको प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब सवाल आसान आने शुरू हो गए हैं। फिर से सवाल पूछ दिया पुलिसकर्मी और चोर की कहानी का। एक बार हम लोग कर चुके हैं, फिर से पूछ दिया आपसे तो फिर से कर लेते हैं। ये तुम्हारा चोर है, ये तुम्हारा पुलिस है। पुलिसकर्मी और चोर की चालें क्रमशः 8 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। ये है 6 किलोमीटर पर आवर और ये है 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। क्या बोलता है, 10 मिनट देरी से दौड़ना शुरू करता है। यदि पुलिसकर्मी 10 मिनट देरी से दौड़ना शुरू करता है, ठीक है, ठीक है, तो वह चोर को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। अच्छा, इसमें ये नहीं कह रहा है कि चोर कुछ डिस्टेंस पे पहले से है। चोर और पुलिस दोनों सेम है, सेम जगह पे है, लेकिन चोर 10 मिनट भाग जाता है, उसके बाद पुलिस दौड़ना शुरू करता है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक दौड़ने में चोर को 10 मिनट लगता है। मैं कह सकता हूँ कि चोर 10 मिनट के अंदर कितना भागेगा, आप मुझे बताओ। तो 1 घंटे में 6 किलोमीटर, तो 1/6 निकालो आप, क्योंकि 60 मिनट में मैं कह सकता हूँ कि 60 मिनट के अंदर अगर ये 6 किलोमीटर चलता है, 6000 मीटर सॉरी, तो 10 मिनट के अंदर ये इसका छठा हिस्सा है ना, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर क्या होगा, ये इसके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। 1000 मीटर लिखो या फिर 1 किलोमीटर लिखो, बात तो सेम ही है। तो अब मुझे बताओ, अब अगर पुलिस दौड़ना शुरू करता है तो कितना चोर को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। अच्छा, 10 मिनट देरी से दौड़ना शुरू करता है तो वो चोर को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, आपको वो निकालना है। बढ़िया सवाल है ये। तो अगर मैं डिस्टेंस निकालने के पहले मैं टाइम निकालता हूँ तो वो जरूरी है ना। तो आप बताओ टाइम टू कैच कितने टाइम में पकड़ा जाएगा, कितना वक्त में पकड़ लिया जाएगा, आप पहले ये बताओ। तो अगर आप टाइम देखोगे तो डिस्टेंस तो है 1 किलोमीटर अपॉन रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 8 और 2 सॉरी 8 और 6 का अंतर कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर,
यानी 1/2 आवर या इसको बोलो 30 मिनट में पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा। लेकिन 30 मिनट के अंदर आप बताओ पुलिस कितना चलेगा? अगर 1 घंटे में चलता है 8 किलोमीटर, तो आधे घंटे में कितना चलेगा? 4 किलोमीटर चलेगा ना। यानी 4 किलोमीटर के बाद पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है। तो 4 किलोमीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये एक बढ़िया सवाल था। पिछले वाले सवाल की तुलना में इस सवाल की जो अहमियत है वो थोड़ी ज्यादा है। बढ़िया सवाल था। आगे बढ़ते हैं। एसआई के किस दर पर आपसे रेट पूछ रहा है? कोई राशि 12 ईयर्स में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। स्वयं का 4 गुनी का मतलब होता है कि एसआई 3 टाइम्स हो चुका है। 3 टाइम्स अगर पी की वैल्यू एक्स है तब तो अपने खुद की वैल्यू का 4 गुना हो जाएगा। यानी 3x इज इक्वल टू एक्स इंटू टी की वैल्यू 12, आर की वैल्यू निकाल लो आप आर से बाई 100%। आर की वैल्यू फटाफट कट के निकलने वाली है। ये देखो कट जाएगा 3 से 4 बार में, 4 से 25 बार में। यानी आर की वैल्यू कितनी रही होगी? 25%। तभी तो 4 सालों में, सॉरी 12 वर्षों में खुद की 4 गुनी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। एक नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में 120 किलोमीटर जाने 120 किलोमीटर जाने और वापस आने में कुल कितना घंटा लिखा हुआ है? मैं जरा देख लेता हूँ। अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 24 कहाँ गया? 30 घंटा लिखा हुआ है। फोन में देख लेता हूँ। 30 घंटा में समय लगता है और उस नाव को धारा के विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर और धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाने में कुल, यहाँ पे लिखा हुआ कुल 7 मैच हो गए, यानी 7 घंटे का समय लगता है। तो नाव शांत जल में 16 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी? आपसे ये पूछ रहा है। फिर से पढ़ लेते हैं सवाल को। फिर से पढ़ लेते हैं सवाल को। आप जरा देखिए क्या बोलता है सवाल कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 120 किलोमीटर जाती है। अगर हम बोट की स्पीड को x माने और स्ट्रीम के स्पीड को y माने, तो आप बताओ धारा के विपरीत दिशा में यानी 120 अपॉन x माइनस वाई और वापस आने में यानी कि 120 अपॉन x प्लस वाई कुल 30 घंटे लगते हैं। तो आप मुझे बताओ अच्छा ठीक है, पहले इतना लिख के छोड़ता हूँ। फिर अगली बार ये कह रहा है कि नाव को फिर से विपरीत दिशा की बात करता है 25 किलोमीटर और धारा की दिशा में 40 किलोमीटर। मतलब 25 किलोमीटर किया तुमने धारा के विपरीत दिशा में और फिर 40 किलोमीटर किया तुमने धारा की दिशा में, तो तुमको कुल लगता है 7 आवर्स। तो शांत जल में यानी शांत जल के अंदर स्ट्रीम की वैल्यू नहीं होती, यानी सिर्फ बोट के स्पीड से आपको बताना है कि 6 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी। अल्टीमेटली आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फिलहाल। ठीक है, फिलहाल आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो आप मुझे बताओ मैं कैसे निकाल सकता हूँ? कैसे निकाल सकता हूँ बताओ? तो अगर मैं ये बोलूं कि क्यों ना इसको हम 3 से काटते हैं, तो 3 से काटेंगे तो 10 बनेगा, 3 से काटा हमने तो 40 बनेगा और 3 से काटा हमने तो 40 बनेगा। आप बोलेंगे 0 0 और भी काट सकते हैं, लेकिन मुझे काटना अच्छा नहीं लग रहा है। पता है क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ भी 40 बटा एक्स प्लस वाई और यहाँ भी 40 बटा एक्स प्लस वाई। तो क्यों ना इन दोनों को हम कटा देते हैं पहले। तो आप बताओ, ये पूरा प्लस में है तो माइनस करो, प्लस में है तो माइनस करो, प्लस में है तो माइनस करो, ये वैल्यू इससे कट जाएगी। यानी मैं कह सकता हूँ कि 40 बटा एक्स माइनस वाई 25 बटा एक्स माइनस वाई को माइनस करेंगे तो ये बनने वाला है दोस्त क्या? तो ये बनने वाला है, इधर मैं लिखता हूँ 15 बटा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, आप देखेंगे 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, 3 से कट जाएगा 5 बार में। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो x माइनस वाई की वैल्यू है वो 5 के बराबर है। x माइनस वाई की वैल्यू मेरे को मिल चुकी है। अगर x माइनस वाई की वैल्यू मिल चुकी है तो हम क्यों ना किसी में रख देते हैं, यहाँ रख दो x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पे रखो आप। तो 5 से 25 कटेगा 5 बार में, यानी 5 भेजो उधर, तो 7 माइनस 5 यानी कि 2। यानी मैं कह सकता हूँ 40 अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू अगर 2 है तो काट लो 20 से। यानी मैं कह सकता हूँ कि फिर से मुझे x प्लस वाई की वैल्यू मिल चुकी है 20। फिर से मुझे x प्लस वाई की वैल्यू मिल चुकी है 20। तो अगर x
प्लस वाई और एक्स माइनस वाई की वैल्यू मालूम है, तो आपको निकालना है अगर एक्स की वैल्यू, तो दोनों को जोड़ के हाफ कर लीजिए। यानी ये एक्स कुछ और नहीं बल्कि नाव की स्पीड है शांत जल में। तो 6 घंटे में कितना निकलेगा, तो इसी एक्स में अगर हमको डिस्टेंस निकालना है, तो इस स्पीड से अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा काम हो जाएगा। 2 से काट लो 3 बार में, यानी डिस्टेंस कितना हो जाएगा। हमने कहाँ मिस्टेक कर दिया भाई, 1 मिनट फोन आ रहा है। ठीक है, तो हमने कहाँ मिस्टेक किया बता दो। नहीं 6 घंटे नहीं, यहाँ पे 16 घंटे लिख रखा है, हमने मिस्टेक कर दिया। 16 घंटे का मतलब यहाँ पे 16 होगा, 16 से काटेंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा, यानी 25 गुना 8 यानी कि 200 किलोमीटर आपका तय हो जाएगा 16 घंटे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो अंतिम सवाल है 25 नंबर, वो क्या कहता है। 25 नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित पाई चार्ट में लड़कियों, 5 कॉलेज ABCDE में लड़कियों के प्रतिशत बंटन को दर्शाता है। सही 5 कॉलेज में लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, तो आप बताओ कितनी है। ये ओवरलैप हो गया है, मैं बताता हूँ। 2500 लिखा हुआ है, कुल संख्या 2500 है। तो आपसे बोल रहा है कि सी और ई में कॉलेज की लड़कियों की औसत संख्या। तो सी और ई की बात करते हैं, एवरेज कितना हो जाएगा 46/2 यानी कि 23%। 23% निकाल दो 25 का, यानी 25 से गुणा कर दो, तो 25 गुना 23 यानी कि 575 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको हर एक सवाल अच्छे समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये सोल्यूशन अच्छा लगता है तो एक बार लाइक कर देना हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को, और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा मुझे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, अगले वीडियो में आपका इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।